नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। महाराष्ट्र में हूं, मुंबई के अलग अलग हिस्सों में घूम रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं। बड़ी मजेदार एक बात सामने नजर आ रही है। लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो तय नहीं है, लेकिन शिंदे नहीं बनेंगे ये तय है। अमित शाह ने बयान भी दे दिया कि अभी तो शिंदे मुख्यमंत्री है, लेकिन बाद में कौन बनेगा ये हम मिलजुल कर तय कर लेंगे। जाहिर है कि महाराष्ट्र में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है। मैं ये भी कहने को तैयार हूं कि भरोसा नहीं है इधर के खेमे का आदमी उधर नहीं चले जाए, उधर का आदमी इधर ना आ जाए। यानी किसी भी गठबंधन को अगर पूरा बहुमत नहीं मिला तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस बड़े पैमाने पर होगा। बहुत जबरदस्त राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है। और इस बीच में झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक चुनाव आयोग ने हर बार की तरह आंखें बंद कर ली हैं। उद्धव ठाकरे का बैग चेक किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे पूछ रहे हैं कि मोदी और शाह का बैग क्यों नहीं चेक किया जा रहा। अभय दुबे जी से हमने विस्तार से बात की है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में नौजवानों पर, छात्रों पर बेरहमी से लाठियां चलाई गई। मुझे लगता है जो सरकार नौजवानों पर, छात्रों पर लाठी चलाती है वो सरकार बहुत दिनों तक रहती नहीं है। और ये बात सब मान रहे हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव तय कर देगा कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा और योगी की कुर्सी का क्या होगा। ये सारी बातें अभय दुबे जी के साथ की हैं। बहुत रोचक बातचीत है। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। अमित शाह जी ने एक बड़ा बयान दिया है महाराष्ट्र में। ये कहा है कि अभी भैया एकनाथ शिंदे हैं जरूर मुख्यमंत्री, लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। तीनों हम सहयोगी दल हैं, आपस में मिलेंगे बैठेंगे तब तय करेंगे। और मैं महाराष्ट्र में मुंबई में हूं तो मेरे कई जर्नलिस्टों से बात हुई, सब हंस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इतना तो हम शर्त लगाने को तैयार हैं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन शिंदे नहीं बनेंगे ये हम गारंटी ले सकते हैं। उसने अमित शाह ने बयान दे दिया कि भाई शिंदे का भी तय नहीं है। तो ये महाराष्ट्र में जो गठबंधन के बीच में, और दूसरा मैंने यहाँ रह के ये देखा 4-5 दिनों में कि इतना कंफ्यूजन है। और कौन नेता जिस गठबंधन में है चुनाव के बाद वो उसके साथ रह जाएगा इसको लेके भी कोई श्योर नहीं है। अजीत पवार लड़े लड़ से रहे हैं, लेकिन अगर विधायक आ गए 8-10-12 तो कोई गारंटी नहीं दे सकता वो उधर नहीं जा सकते। इसी तरह बाकी लोगों के लिए भी है। उद्धव ठाकरे के लिए भी लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो बीजेपी बाद में उनको प्रसंग ले आए। तो इधर अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, मतलब बड़ा कंफ्यूजन सा है। दूसरा ये है कि लोगों को अभी तक चुनाव चिन्ह याद नहीं हो पा रहे हैं। इस पार्टी के एक एक पार्टी के इतने इतने चुनाव चिन्ह है। महाराष्ट्र का चुनाव वास्तव में इतना उलझा हुआ चुनाव मैंने तो नहीं देखा कोई भी। लेकिन अमित शाह के बयान से आज की बातचीत शुरू करते हैं। ये अमित शाह तक कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं? क्या शिंदे वाकई में बनेंगे नहीं दोबारा? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है अमित शाह कंफ्यूजन पैदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। और वो जो महायुति है उसके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसके ऊपर उन्होंने एक सिक्का बंद बयान दिया है। इस बयान के बाद किसी के लिए कुछ और कहने की जरूरत नहीं रह गई। हम और आप जो व्याख्याएं कर रहे हैं, दरअसल कर रहे हैं अभी तक 4 PM के मंच पर, ये दरअसल उन व्याख्याओं की तस्दीक है कि हमारी व्याख्याएं सही थी। भाई हमने क्या व्याख्या की थी? हमने यही तो व्याख्या की थी कि जो पार्टी 288 के सदन में 151 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जिसके 15 सदस्य दूसरे अपने पार्टनरों के टिकटों पर लड़ रहे हैं, जिसके 15 उम्मीदवार, यानी कुल मिलाकर वो 166 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जब अगर उस गठजोड़ की सरकार बनी तो जाहिर है कि उस पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब ये तो अपने आप में बिल्कुल तय बात है, तयशुदा बात है। जब पिछली बार जब उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर, शिवसेना के साथ मिलकर भाजपा ने चुनाव लड़ा था, तो भाजपा ने 100 से कुछ ज्यादा सीटें प्राप्त की थी। मुझे एक ठीक ठीक आंकड़ा याद नहीं है, तो 100 से जरा सी ज्यादा सीटें थी। तब तो उनका कहना ये था कि भाई हमारी पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा। और इस जिद में उन्होंने पूरा गठजोड़ तोड़ दिया उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री रोकने के लिए। अब अगर मान लीजिए उन्होंने 60% के आसपास उन्होंने स्ट्राइक रेट निकाला, तो फिर भाजपा की 100 से ज्यादा सीटें आएंगी। वो कैसे किसी दूसरे को मुख्यमंत्री मान लेंगे? देखिए, इसका एक छोटा सा इतिहास है जो 6 महीने पुराना इतिहास है। इस इतिहास पर गौर कर लीजिए। 6 महीने से अमित शाह जब आते थे मुंबई और अपने गठजोड़ पार्टनरों के साथ में चुनावी रणनीति पर गौर करते थे, तब वो उनसे साफ कहते थे, वो बड़ा उनका मशहूर वाक्य है जो अखबारों में भी छपा था, कि हमने काफी त्याग किया है, अब त्याग करने का नंबर आपका है। तो अब ये दो तरह के त्याग हैं, मतलब हमने त्याग किया वो, और आपसे जो त्याग की हम अपेक्षा करते हैं वो। तो अमित शाह के त्याग का क्या मतलब था?
मेरी समझ में अमित शाह के त्याग का मतलब था, वो एकनाथ शिंदे से कहते थे कि आपकी तो मुख्यमंत्री बनने की औकात थी नहीं, ना आपके पास इतने सदस्य थे, आपकी महत्वाकांक्षा भी कभी नहीं थी, आपने कभी दावा भी नहीं किया मुख्यमंत्री बनने का, आप तो थाने स्तर के नेता थे उद्धव ठाकरे के मुकाबले, हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, कितना बड़ा त्याग है। फिर हमारा जो मुख्यमंत्री रह चुका था बंदा देवेंद्र फडणवीस, उसको हमने डिवोट करके, उसकी पदावंती करके उसको उप मुख्यमंत्री बनाया, उसको शपथ लेने पर उप मुख्यमंत्री के मजबूर किया, कितना बड़ा त्याग है। इसके बाद में अजित पवार से कहते थे, अजित पवार के लिए त्याग का मतलब ये था कि हम तो आपको भ्रष्ट कहते थे, आपको जेल में डालने की तैयारी कर रहे थे, चक्की पीसिंग कह रहे थे हम तो, हमने आपको उप मुख्यमंत्री बनाया और वित्त मंत्री भी बनाया साथ में राज्य का, कितना बड़ा त्याग है। तो हम तो इतना ज्यादा त्याग कर चुके हैं, अब त्याग की आपकी बारी है। तो उस त्याग का क्या मतलब है, जो उनकी बारी है, उस त्याग का मतलब ये है कि अब आप अगली सरकार में जूनियर पोजीशन स्वीकार कीजिए, आपको भाजपा का जूनियर पार्टनर बन के रहना है और आप सत्ता का सुख भोगेंगे, लेकिन हम बताएंगे कि आप किस पद पर रहेंगे, उसके बाद सत्ता का सुख भोगेंगे। अमित शाह की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट घोषणा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा अगर महायुति की सरकार बनती है। और नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में ये कहना शुरू कर दिया है। भाई नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में क्या बोल रहे हैं, मैंने तो खुद सुना है वो बोलते हुए, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं देवेंद्र जी के साथ बैठकर उनके मन का काम करूंगा। भाई देवेंद्र जी के साथ बैठ के अपने मन का काम आप क्यों करेंगे, अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे या मुख्यमंत्री अजित पवार होंगे या कोई गैर भाजपा मुख्यमंत्री होगा। अच्छा, अमित शाह, मुझे मालूम है कि वो देवेंद्र फडणवीस को कोई ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं इसलिए अमित शाह ने भी इस बात को घुमा फिरा के बोलना शुरू कर दिया है। तो भाजपा की तरफ से स्पष्ट रूप से देवेंद्र फडणवीस के नाम का मुख्यमंत्री पद के लिए प्रचार हो रहा है। तो एकनाथ शिंदे का वो अंदेशा बिल्कुल सही साबित हुआ जब वो रात में उन्हें एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में जाना था, उन्होंने वायदा कर दिया था, टाइम भी दे दिया था, लेकिन वो नहीं जा पाए क्योंकि उनके बंगले पर वो रणनीति वाली बैठक शुरू हो गई जिसमें ये तय होना था कि भाई भाजपा के दफ्तर में तो पोस्टर तैयार हो रहा है, इसमें देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के चेहरे पे पेश किया जाएगा, तो उसकी रोकथाम कैसे की जाए। अब उनके पास रोकथाम करने का कोई जरिया रहा नहीं है। बाजी शिंदे और अजित पवार दोनों के हाथ से निकल चुकी है पूरी तरीके से। वो ये समझ गए हैं कि अगर महायुति में रहना है, अब मतलब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, महायुति में रहना है तो भाजपा की मातहती स्वीकार करनी होगी। वो जमाना चला गया जब उद्धव ठाकरे की सरकार तोड़ने के लिए उनको मुख्यमंत्री और उनको उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया था। अब जब चुनाव परिणाम आएंगे तो स्पष्ट रूप से भाजपा का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। वो एकनाथ शिंदे हो सकते हैं, वो राव साहब दानवे हो सकते हैं, या फिर कोई मोहन यादव जैसा कोई अज्ञात कुलशील अनजान व्यक्ति, राजनीति के संदर्भ में कह रहा हूं, वैसे संदर्भ में नहीं, कोई ऐसी राजनीतिक हस्ती हो सकती है इसको कोई ना जानता हो, लेकिन शिंदे के मुख्यमंत्री बनने का कोई चांस नहीं है। और अजित पवार को सोचना चाहिए कि शायद इस बार उन्हें उप मुख्यमंत्री भी ना बनाया जाए। अगर भाजपा की 100 से ज्यादा सीटें आई तो फिर इस सरकार में हो सकता है उप मुख्यमंत्री नाम का कोई पद हो भी ना। तो वहां महायुति में तो बिल्कुल मामला साफ हो गया है। तो अमित शाह ने जितने भी भ्रम थे, जितने भी अटकलें थी, उन सब अटकलों पर विराम लगा दिया है ये कहकर। अच्छा, ये बात तो शिंदे और पवार को भी समझ में आ रही होगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा विधायक आ गए तो अपनी बैंड बज जाएगी, अपनी छुट्टी हो जाएगी, प्रेशर ऑफ पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है अजीत पवार का और शिंदे का प्लान बी क्या होगा? उनको कोई प्लान बी नहीं है भाई। कोई अजित पवार का तो एक ही प्लान बी हो सकता है कि वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के महायुति से बाहर चले जाएं और अपने चाचा के चरणों में बैठ जाएं, उनके पैर पकड़ ले। हालांकि चाचा बहुत नाराज है, लेकिन एक बार जब वो पैर पकड़ लेंगे तो फिर सुप्रिया भी कहेंगे भाई दादा आ गए हैं, अब जरा इनकी इज्जत रखी जाए। वो तो सीधी बात ये है, वो ऐसा कर सकते हैं। शिंदे के पास ऐसा करने का भी मौका नहीं है क्योंकि उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा नाराज है उनसे। उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद अजित पवार ने थोड़ा ना छीना है, वो तो शिंदे ने छीना है। अजित पवार तो बाद में, अजित पवार की भूमिका तो कोई खास थी नहीं। शिवसेना जो टूटी है उसमें तो शिंदे की भूमिका है। तो वो शिंदे की वापसी का कोई मौका नहीं है। शिंदे का राजनीतिक कैरियर महायुति की भाजपा के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में कुछ दिन और चलेगा। तो फिर जैसे जैसे भाजपा उनके थाने और उसके आसपास के इलाके में जो उनका एक आधार क्षेत्र है, उस आधार क्षेत्र में जैसे ही अपनी घुसपैठ बनाएगी भाजपा,
वैसे वैसे शिंदे का राजनीतिक करियर खात्मे की तरफ जाने लगेगा। लेकिन अभय जी, आपने कहा कि अजीत पवार के पास एक विकल्प है कि चाचा के चरणों में बैठ जाएं, महाविकास आघाड़ी के समर्थन में शामिल हो जाएं। लेकिन बड़ी समस्या है कि जैसे ही वो शरद पवार के पास जाएंगे तब तक ईडी जो है वो घर पे आ जाएगी। आपने देखा नहीं सोरेन के ये सब इस बात पर निर्भर है। देखिए, महाराष्ट्र, आपने जो कहा ना कि महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ कह पाना मुश्किल है, इसके और भी कई कारण, आपने जो कारण बताया वो कारण है ही, इसके और भी कई कारण है। वो इसलिए मुश्किल है उस चुनाव के बारे में और कुछ कह पाना कि एक तो चुनाव आयोग ने सरकार के दबाव में महाराष्ट्र के चुनाव को बहुत पीछे खींचा। भाई, हरियाणा के साथ ही करा देना चाहिए था। इतना पीछे खींचा कि केवल जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा उसके 3 दिन बाद नई विधानसभा का घटित होना जरूरी है कानूनी रूप से। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई ऐसा परिणाम निकला इसमें किसी भी मोर्चे को पूर्ण स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो उन 3 दिन में सरकार नहीं बन पाएगी और वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, तब सरकार बनेगी। एक तो ये स्थिति है जिससे बहुत और ज्यादा पेचीदगी हो गई है। स्पष्ट बहुमत ना मिलने का मतलब है राष्ट्रपति शासन लगना और उसके बाद पता नहीं क्या होगा, ये कुछ नहीं कह सकते। मेरा कहना यह है कि ये जो पेचीदगी है, ये पेचीदगी बहुत जबरदस्त है और उस वक्त जो राजनीतिक शक्तियों का जब संतुलन बदलेगा, यानी महायुति से कुछ विधायक अजित पवार के नेतृत्व में इधर ट्रांसफर होंगे। देखिए, गठजोड़ जो होता है, गठजोड़ अपने आप में कोई पार्टी तो है नहीं। गठजोड़ की एक पार्टी गठजोड़ छोड़ जाती है तो दल बदल का आरोप थोड़ा लग सकता है। तो अजित पवार के विधायकों का उनके ऊपर इतना दबाव पड़ेगा कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सारे विधायक आके उनका गिरेबान पकड़ लेंगे कि भाई चलिए, कहाँ चल रहे हैं भाई, हमारी जगह तो वो है पुरानी, हमारा घर तो वो है, यहाँ तो हम दूसरे घर के पिछवाड़े में हमें एक कमरा दे दिया गया है, गंदा सा, उसमें हम रह रहे हैं, हम तो शरद पवार के साथ चलिए। तो उनके ऊपर बहुत दबाव पड़ेगा। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि नतीजा क्या आता है। अगर नतीजे इस तरह के आए, मिले जुले नतीजे आए, यानी किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, तो कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बताऊं। हाँ, ये ठीक बात है कि दबाव तो ऐसे भी बढ़ेगा कि नवाब मलिक जैसे नेता अजीत पवार के साथ हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी दाऊद इब्राहिम का साथी होने का आरोप लगा रही थी। अगर वो जीत गए तो किस तरह बीजेपी शामिल करेगी। लेकिन एक बात, बड़ी मजेदार बात यह है कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से ये बात साफ पता चली कि पवार और शिंदे ये दोनों एक दूसरे को बहुत नापसंद करते हैं। शिंदे चाहते ही नहीं थे कि पवार के संग बीजेपी अपने थोड़े हाथ पैर आगे बढ़ाए। तो शिंदे और पवार के बीच में बहुत बड़ा मसला टकटका हुआ है। जैसे राज ठाकरे के बेटे को बीजेपी वॉकओवर देना चाहती थी कि वही राज ठाकरे का बेटा जीत जाए, लेकिन शिंदे अड़ गए वहां पे कि वो नहीं चाहते कि राज ठाकरे का थोड़ा उत्थान ज्यादा हो जाए, ज्यादा आ जाए। इस तरह की जो पेचीदगियां देखने को मिल रही हैं पवार और शिंदे के बीच में, जो अहम का टकराव है, बीजेपी कैसे मैनेज कर पाएगी इसको? भाई, शिंदे शुरू में मानते थे कि मैं मुख्यमंत्री हूं, भाजपा हमारे ऊपर निर्भर है। तो भाजपा ने उस निर्भरता को कम करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस भी तोड़ी और अजित पवार को सामने लाई। तो जाहिर है कि शिंदे को अजित पवार नापसंद आएंगे। फिर भाजपा ने अपनी तरफ से इनको पकड़ा, राज ठाकरे को पकड़ा। भाजपा ने राज ठाकरे वहां पे अपने लड़के के साथ में प्रधानमंत्री से मिलने गए दिल्ली, और उसके बाद में उनको पकड़ा, तो उनसे भी उनकी नाराजगी बहुत ही स्वाभाविक है। तो महायुति के अंदर बहुत काट फांस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अघाड़ी में काट फांस नहीं है, वहां काट फांस दूसरे तरह की है, इस तरह की नहीं है अघाड़ी में। देखिए, आप जो जिन्हें हम लोग कहते हैं कि बागी उम्मीदवार, विद्रोही उम्मीदवार भी महायुति में तकरीबन दूनी संख्या में है अघाड़ी के मुकाबले। फिर महायुति में यह भी नहीं तय है कि भाजपा का मुख्यमंत्री पद का चेहरा देवेंद्र फडणवीस ही होंगे या एन मौके पे कोई और भी हो सकता है। देखिए, जब आप शिंदे को हटाएंगे मुख्यमंत्री पद से, तो शिंदे एक मराठा हाइफन कुणबी, शिंदे की जातिगत अस्मिता क्या है? शिवाजी की सेना में शिंदे और गायकवाड़ जैसे लोग होते थे, वो बड़े बड़े सेनापति होते थे। ये लोग कुणबी क्षेत्र, मतलब कुणबी दायरे के लोग हैं। मराठाओं और कुणबी में बहुत ही एक तकनीकी किस्म का फर्क है, और वो फर्क संविधान ने और बढ़ा दिया है, क्योंकि कुणबियों को आरक्षण प्राप्त है ओबीसी का, मराठा लोग आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो मनोज जरांगे पाटिल हैं, जो आरक्षण एक्टिविस्ट हैं, वो लगातार कुणबियों को ओबीसी का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, इसके लिए संघर्ष करते हैं, मिलना चाहिए, मतलब कुणबियों के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए तैयार है। तो जो मराठा और कुणबी हैं, उनका रुझान अघाड़ी की तरफ है। जरांगे पाटिल को शरद पवार का आदमी माना जाता है। अच्छा, अब ये
इस जो महायुति में कुर्मियों के वोट अगर कोई ला सकता है तो केवल शिंदे ही ला सकते हैं कुर्मियों के वोट। तो इस प्रकार की बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं इसके अंदर। दूसरे, अगर शिंदे को हटाने से एक बहुत बड़ा समाज जो करीब 60% हो, सॉरी करीब 38% समाज है मराठा और कुर्मियों का, उसको अगर संतुष्ट करना है महायुति सरकार को, तो उन्हें एक मराठा को मुख्यमंत्री बनाने पर जोर पड़ेगा उनके ऊपर। तब राव साहब दानवे का नंबर आएगा और कहा जाएगा कि भाई ब्राह्मण और जो कायस्थ प्रभु हैं वो तो कुल मिला के पूरे महाराष्ट्र में 4% हैं। भाई ब्राह्मणों की और कायस्थ प्रभुओं की संख्या कितनी है, जिनको आप ऊंची जात का बोल रहे हैं, उनकी संख्या तो केवल 4% है महाराष्ट्र में। तो फडणवीस तो उस 4% से भी कम एक समुदाय है, ब्राह्मण समुदाय, उसकी नुमाइंदगी करते हैं जातिगत रूप से देखा जाए तो ये अब देखिए पूरे वर्धा के इलाके में और दूसरे तमाम इलाकों में भाजपा समर्थक हैं, सब कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो भाजपा ने तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कमर कस रखी है, या आप कह सकते हैं अपने किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कमर कस रखी है। वो पूरी तरीके से खुलकर इसमें लड़ रही है, उसको इसकी कोई परवाह नहीं कि अजित पवार को कितना बुरा लग रहा है और एकनाथ शिंदे को कितना बुरा लग रहा है। इनको सीटें इतनी कम मिली हैं कि वो भाजपा के मुकाबले आ ही नहीं सकते, और अगर भाजपा हारी तो महायुति बुरी तरीके से हार जाएगा, क्योंकि सारे अंडे जो है 166 अंडे, 288 अंडों में से 166 अंडे तो भाजपा के हैं। सही बात है, एक ही डोगरी में रखे हैं उनको तो 60% स्ट्राइक रेट निकालना ही निकालना है, वरना तो चुनाव हार जाएंगे वो। इसके मुकाबले अगर अघाड़ी पे देखें तो अघाड़ी में क्या है, 101 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, शायद 95-96 सीटों पे उद्धव ठाकरे की शिवसेना लड़ रही है, और 86-87 सीटों पर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस लड़ रही है। तो वहां पे आप देखिए कमोवेश वो लोग समान धरातल पर हैं। वहां तीनों के तीनों जो पार्टनर हैं उनको अच्छा प्रदर्शन करना है। तो यहाँ पे तो केवल भाजपा का अच्छा प्रदर्शन करना ही सबसे बड़ी शर्त है। सही बात, वरना तो बैंडी बच जाएगी। अच्छा, ये चुनाव आयोग को तो पता नहीं, मतलब क्या ही कहा जाए, वो तो है ही उनके। उधर सोरेन के यहाँ ईडी के ठिकानों पे छापेमारी, ईडी की छापेमारी सोरेन के ठिकानों पर। इधर उधर ठाकरे का बैग चेक कर लिया गया हेलीपैड पे, हेलीकॉप्टर से उतरते ही। उद्धव ठाकरे ने कहा भी है कि भाई हिम्मत है तो मोदी और शाह के भी बैग चेक करो। ये जो इस्तेमाल होता है, इनको लगता नहीं कि जनता में गुस्सा आएगा, रिएक्शन होगा? देखिए इसमें है ये कि सभी सरकारें, चाहे कांग्रेस की रही हो या कोई और सरकार रही हो, वो लोग सरकारी मशीनरी का अपने पक्ष में इस्तेमाल करते रहे हैं हमेशा से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसमें जो आंख का लिहाज था उसको खत्म कर दिया है पूरी तरह। यहाँ खुलकर बिल्कुल नंगे होकर सरकारी एजेंसियों का सत्तारूढ़ गठजोड़ या पार्टी के पक्ष में इस्तेमाल हो रहा है, और उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इसमें उनकी निंदा होती है, आलोचना होती है, उनकी ऊपर छीटाकशी हो रही है, टिप्पणियां हो रही हैं, अदालतें कुछ कह रही हैं, चुनाव आयोग की निंदा, ये सब भाजपा इस बात इन बातों से संकोच में नहीं आती। ये सब बातें कह के भाजपा को शर्मसार नहीं कर सकते। भाजपा शर्मसार होने की जो सीमा है उससे परे चली गई, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धव ठाकरे खूब कहते रहे कि आप अमित शाह और मोदी के बैग क्यों नहीं चेक करते, इससे उन पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे हम लोग कहते हैं बड़े उससे अदा के साथ में, कोई भारतीय जनता पार्टी वाले सांप्रदायिक हैं, हम सोचते हैं हमने उनकी आलोचना कर दी, वो मनी मन बहुत खुश होते हैं इस बात से। हम जब कहते हैं कि भाई वो सांप्रदायिक हैं, वो मुसलमान विरोधी हैं, वो धर्म के आधार पर समाज को बांटना चाहते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमने इस आलोचना करके उन्हें आड़े हाथों ले लिया है और कुछ ऐसी बात कह दी है इससे उनको थोड़ा आघात लगेगा। लेकिन उनके ऊपर उल्टा असर होता है, वो तो मनी मन खुश होते हैं, बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है, हम तो है ही ऐसे, हमारी ब्रांडिंग है, हमारी राजनीति है, बिल्कुल ठीक सही वो बात बोल रहा है, तो वो तो और खुश होते हैं। एक बार यूपी के एक बड़े माफिया जो राजनेता भी बन गए हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि संजय जी मैं आपके साथ इंटरव्यू करना चाहता हूँ। मैं कहा स्वागत है, आइए बिल्कुल करिए। बोले लेकिन ये आप मुझे सवाल क्या पूछेंगे? मैं कहा ये तो मैं तय ही नहीं करता क्या पूछेंगे। पूरे नहीं आप अपराध की दुनिया से मत पूछिएगा, मतलब आप मुझसे राजनीति की दुनिया में पूछिएगा। बड़े बाहुबली थे। मैंने उनसे कहा कि आपकी जो ब्रांडिंग है वो महात्मा गांधी वाली नहीं है। आप बाहुबली है तो हम आपसे पूछेंगे कि आपने अपने दुश्मन गैंग को कैसे मरवाया, आप जेल से निकल के क्यों आए। फिर उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया मुझे। तो वो ये आप कह रहे हो कि वो सेम बात है, बीजेपी से पूछा जाए, कहा जाए कि भैया आप कम्युनल तो खुश हो जाएगी, भैया हम तो हिंदू वोटों को ऐसे ही लुभाते हैं, ऐसे ही कहते हैं। उधर आज उत्तर दिलचस्प बात बताऊं, एक संस्मरण बताऊं, एक टीवी चैनल पर बहुत शुरू में 2014 में मोदी की सरकार आई थी,
तो ये लोग सबको कहते थे ये गद्दार है, ये राष्ट्र विरोधी है, इसको पाकिस्तान चला जाना चाहिए वगैरह सब ये बोलते थे। तो हम लोगों को बड़ी कोफ्त होती थी, पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग। तो मैंने एक संघ के विचारक से पूछा, बीच में चाय चल रही थी ब्रेक के, हमने यार ये क्यों बोलते हो गद्दार है, अभी हम लोग चाय पी रहे हैं कि हम गद्दार हैं, आपके साथ बैठे हुए चाय पी रहे हैं। तो बोले देखिए बात ये नहीं है, आपने हमारी पीठ पे सांप्रदायिक लिख दिया, हमने आपकी पीठ पे गद्दार लिख दिया। तो बोले ये हमने आपका ये जवाब दिया है। तो जब हम सही उनको सांप्रदायिक तौर पे आलोचना करते हैं तो उनके ऊपर किस तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, मैं 4PM के दर्शकों का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ। हाँ, सही बात है। वो टुकड़े-टुकड़े गैंग बोलेंगे आपको, वो हाँ, वो सब पाकिस्तानी यही सब बोलेंगे बोलते आपको। हैं, अर्बन हाँ, नक्सल ये वो। अर्बन नक्सल, हाँ, ये सब बिल्कुल तो नई शब्द भाषा मैंने। ही इन्होंने एक नई भाषा ही इजाद कर दी। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि राजनीतिक प्रतियोगिता में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तान चले जाओ, सनातन सनातन विरोधी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उधर उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना घटी कि 2 एग्ज़ाम्स की तारीखों को लेके डिस्प्यूट था, तो इलाहाबाद में हज़ारों नौजवान इकट्ठे हो गए। और मुझे बड़ा तरस आता है इस भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में या योगी सरकार में, कोई सबसे ज़्यादा दुखी है तो बेरोज़गार है। अग्निवीर के नाम पर आपने उनके सपने खत्म कर दिए, नौकरी निकलती नहीं है, निकलती है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर हो नहीं पाता, नौकरियाँ मिल नहीं रही हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए, नौजवान इकट्ठे हो गए और पुलिस ने कस के लाठीचार्ज कर दिया। मुझे लगता है कि जो सरकार नौजवानों के सिर पर लाठी बरसाती है, वो शायद अपनी कब्र खुद खुदवाने को तैयार हो जाती है। अखिलेश यादव ने तंज भी कसा और कहा है कि योगी जी की तब कुर्सी केवल महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों के बाद तक बची है। इधर महाराष्ट्र के नतीजे आए, उधर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी गई। तो मैं दोनों घटनाओं के संदर्भ में आपसे पूछूंगा भाई कि उनके क्या। दोनों उप मुख्यमंत्री यही बात कह रहे हैं। हाँ, उनके दोनों उप मुख्यमंत्री अपने अपने निजी जो पत्रकार उनके मित्र हैं उनसे तो यही कहते हैं कि भाई इनका योगी जी का हटना तय है। दोनों उप मुख्यमंत्रियों को इस बात को लेकर बड़ा अफसोस है कि देर क्यों हो रही है। मतलब उनको तो यही आला कमान की तरफ से उनके कानों में डाला गया है कि भाई हम इनको हटाएंगे। वो इस बात पे चकित हैं कि इतने ताकतवर नेता हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो कह रहे हटाएंगे लेकिन हटा क्यों नहीं रहे। देखिए इन चुनाव के साथ तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी हो रहे हैं ना, तो उपचुनावों के नतीजे फिर इन चुनाव देख, इसमें हरियाणा के चुनाव में भाजपा जीत गई है। अच्छा अब भाजपा जीत गई है तो उस जीत का श्रेय किसको है? उस जीत का श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को है कि भारतीय जनता पार्टी को है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्पष्ट कहा है कि हमने इस चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए बहुत मेहनत की। पहले वो ये बात नहीं कहता था, कभी आपने सुना भाजपा संघ ने ये बात कही है? इस बार संघ ने खासतौर से ये कहा है कि हमने चुनाव जिताया है। इसी तरह महाराष्ट्र के लिए भी अखबारों में खबरें छपवा रहे हैं वो संघ ने 65 मीटिंगें की हैं या 600 मीटिंगें की हैं महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए, सब अपने स्वयंसेवकों को खड़ा कर दिया है। संघ महाराष्ट्र के चुनाव में भी अगर राजनीतिक सफलता मिलती है तो उसका भी पूरा श्रेय लेने की कोशिश करेगा, ताकि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं चुनाव के जीतने से तो वो ना मिल पाए। वो मोदी और शाह के झोली में सारा श्रेय नहीं डालने देना चाहता, क्योंकि मोदी शाह और संघ के बीच में एक दो तरह की एकता भी है, मतलब विचारधारात्मक एकता, वो सब एकता भी है, लेकिन साथ में उन लोगों के बीच में संघर्ष भी है। और उस संघर्ष के केंद्र में योगी आदित्यनाथ की हस्ती ही है कि इनको मुख्यमंत्री रहना है या नहीं रहना है। हाँ, ये बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर महाराष्ट्र में महायुति की यानी भाजपा की सरकार बनी या नहीं बनी, योगी आदित्यनाथ की राजनीति को क्या सूट करता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी समर्थित सरकार बन जाए या ना बन जाए? उनकी कुर्सी को कम खतरा कब पैदा होगा कि यहाँ महाराष्ट्र में सत्ता मिले तो या ना मिले तो? मुझे मुझे नहीं लगता कि उनकी कुर्सी इस बात पे ज्यादा निर्भर है कि महाराष्ट्र में कौन जीतता हारता है। वो सब इस बात पर निर्भर है कि मोदी और संघ के बीच में समझौता क्या होता है। मतलब वो जो अब देखिए हिंदुत्व की जो पूरी दुनिया है उसके केंद्र में, उसके शीर्ष पर कौन रहेगा? मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा रहेगी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व वाली भाजपा रहेगी? ये दो बातें तय होनी है। अगर मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा रहेगी तो इनकी योगी जी की छुट्टी तय है, लेकिन अगर संघ के नेतृत्व वाली भाजपा रहेगी तो योगी जी नहीं जाएंगे। मतलब मोटे तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं। फिर इसमें और भी बहुत सी बारीकियां हैं,
जैसे कि अब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, राव साहब दानवे बनेंगे, या कोई और तीसरी शक्ति बनेगी, तीसरी हस्ती बनेगी, किसी कुछ नहीं पता। इसी तरीके से किसी कुछ नहीं पता कि अध्यक्ष कौन बनेगा और वो अध्यक्ष दरअसल किसके खेमे का होगा। तो दो नावों में सवार होगा या एक ही नाव में चलेगा। अच्छा, आप इतने सालों से बीजेपी को इतने करीब से देख रहे हैं, बीजेपी के अंदर इतनी बहुत लंबे समय से इतनी कंफ्यूजन की स्थिति कभी आपने देखी कि अध्यक्ष कौन बनेगा, किसके खेमे का होगा, किसका नाम का होगा, किसका सहयोगी होगा? यही बीजेपी तय नहीं कर पा रही है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। अंतिम बार इनका कंफ्यूजन 2012-13 में था इनके, यानी जिस वक्त ये तय हो रहा था कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन सा होगा। जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के चेहरे बने, यानी घोषित हुए आधिकारिक रूप से कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर भाजपा जीतती है, उसके बाद 2-3 महीने के अंदर सारा भ्रम दूर हो गया और सारी बागडोर चुनाव की, पार्टी पे प्रभुत्व की, सब मोदी और शाह के हाथ में आ गई। सारे लोग इनके अधीनता में चले गए, गडकरी भी इनकी अधीनता में चले गए, पीयूष गोयल भी इनकी अधीनता में चले गए, राजनाथ, सब लोगों ने लाइन लगा ली और इंतजार करने लगे कि चुनावी नतीजे जब आएंगे उसके बाद एक बार फिर तय करेंगे। लेकिन नरेंद्र स्पष्ट बहुमत मिल गया, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि अब भाई इनकी तो उत्तरोत्तर मजबूत से मजबूत होते ही चले जा रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे इन सब लोगों की ने अपनी दावेदारियां पीछे खींच ली और मोदी जी की ही दावेदारी केवल रह गई। जो जितना भी भ्रम था, मोदी जी ही जिसको चाह रहे हैं, बना रहे हैं पार्टी का अध्यक्ष, पहले अमित शाह को बनाया, फिर नड्डा को बनाया, मतलब सब उन्हीं के हिसाब से हो रहा है। अब जो बहुमत उन्होंने खोया 5 जून को, उसके बाद से फिर से भ्रम की स्थिति पैदा हुई है और उस भ्रम की स्थिति में ये तय नहीं हो पा रहा है कि भाजपा की लगाम किसके हाथ में रहेगी। मोदी के हाथ में रहेगी पहले की तरह, या मोदी के हाथ से निकलकर संघ के हाथ में चली जाएगी। संघ की पूरी कोशिश है कि मोदी के हाथ से वो लगाम छीन ले। बिल्कुल ठीक बात है, और शायद महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे ये तय भी कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, इतना समय दिया आपने, आभार। तो ये थे अभय द्विवेदी जी, और आपको यकीन हुआ होगा कि ये सारी बातें तार्किक आधार पर वो कर रहे थे। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर, चैनल के साथ रहिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।